अब देखो बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अब हमारा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड। अब बोहर मॉडल जो है रदरफोर्ड के बाद में आया और काफी बाद में आया। इसके बीच में काफी रिसर्च हो चुकी थी और इसने रदरफोर्ड के जो भी फेलियर्स थे उसको सॉल्व किया और मैथमेटिकली सारी चीजें बता दी, जिसे काफी सेटिस्फैक्टरी इसने आंसर दिए। ये भी आगे जाके फेल हो गया, ठीक है, तो वो देखेंगे क्या रीजंस हैं इसके फेल होने के। तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया और रिडबर्ग इक्वेशन पढ़ ली पीछे। तो इसमें हमने काफी चीजें पढ़ ली बोहर से पहले पहले। 1913 में बोहर्स मॉडल आया। तो बोहर मॉडल को बताने से पहले बेटा, मैं आपको आपकी प्रीवियस क्लास का रिमाइंड दिला देता हूँ कि आपने क्या पढ़ा हुआ है बोहर्स मॉडल के बारे में। तो जो आपने पढ़ा हुआ है ना वही है, बस वहां नाइन्थ क्लास में आपने मैथमेटिकल फॉर्मूले नहीं पढ़े थे, यहाँ पे इन एडिशन आप फॉर्मूले पढ़ने वाले हो। तो मोटा मोटा मैं याद दिला देता हूँ। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि बोहर मॉडल कहता है कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में होता है और बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस एज द कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर शेल में घूमते हैं। इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल और ऑर्बिट्स कहते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, सो ऑन। इस तरह से हमने पढ़ा हुआ है। तो इसको हम एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि एक शेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू 2n²। ठीक है जी, तो आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं इन योर नाइन्थ क्लास। तो आपको याद आ गया होगा कि बोहर मॉडल कहता है कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रोटेट करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट, शेल एनर्जी लेवल, के, एल, एम कहते हैं। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2n²। फिर आपने पढ़ा था कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें इसके हिसाब से 18 है ना। तो बट जब हम इलेक्ट्रॉन डालते थे तो 8 से ज्यादा नहीं डालते हैं। तो इसका आंसर यहाँ मिलेगा आपको +1 में कि टीचर्स बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। बट हम डालते 8 हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालते थे। तो इसका रीजन अब आपको यहाँ मिलेगा बोहर मॉडल के बाद, जब हम क्वांटम नंबर्स का टॉपिक करेंगे वहां पे मिलेगा। तो ये तो था एक मोटा मोटा सा जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में बोहर्स मॉडल पढ़ा हुआ है। तो जो आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में उसी की अब डिटेल आ रही है विद मैथमेटिकल फॉर्मूला बस। तो कहीं पे डेरिवेशन होगी, कहीं पे डेरिवेशन नहीं है, तो हमें उसको ध्यान रखना है और याद रखना है। तो देखो, सबसे पहला बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ये भी हाइड्रोजन एटम की कंसिडरेशन में बना हुआ है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ एंड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट और शेल और स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। अब यहाँ पे एक वर्ड बोला जा रहा है, स्टेशनरी स्टेट। अब ये स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है इसको समझेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, तो देखो स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन शेल में घूमेगा तो वो एक फिक्स डिस्टेंस होता है। उस फिक्स डिस्टेंस में जो एनर्जी है ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी जब तक इलेक्ट्रॉन वहां पे घूमेगा। तो स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि रेस्ट पे है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब है कि एक फिक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस से, जिसकी एनर्जी ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी जब तक इलेक्ट्रॉन उसमें घूमेगा, जिसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट बोल देते हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये मान लीजिए स्टेयर्स हैं, ठीक है, स्टेप्स हैं। घर में सीढ़ी होती है ना, सीढ़ियां हैं। तो सीढ़ी में जो ये स्टेप्स लगे होते हैं तो ये स्टेप फिक्स होते हैं। तो जब आप इस स्टेप पे खड़े हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, 2 स्टेप पे आ जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ है। यानी आप बीच में पैर नहीं रख सकते ना, एक फिक्स स्टेट है। तो फिक्स स्टेट मतलब एक फिक्स एनर्जी हो जाती है। शेल में भी ऐसा ही होता है कि न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे शेल होगा, उसकी एनर्जी फिक्स होगी, इसीलिए उसको बोल देते हैं स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट ऑफ ऑर्बिट does not means the electrons are rest. It means the electrons revolving in a particular shell having fixed energy. बस इसको लिखो, लिख के इसको डन बोलो बेटा, ये पहला पॉइंट है। ओके, तो अब हमने ये फर्स्ट इसका पॉइंट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। देखो, इसी का आंसर नहीं दे पाया था रदरफोर्ड, तो अब इसे यही आंसर दे रहा है। क्या कह रहा है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम बट
इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू लो एनर्जी टू हाई एनर्जी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। तो ये उसने आंसर दिया उस थ्योरी का। ये कहता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट में जो मैंने फील किया, वो क्या फील किया, आप देखिए यहाँ पे कि ये है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ना। तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना गेन करेगा। बट अगर हम हीट दे दें, अगर हम हीट दें, इस एटम को हीट दे दें, तो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये एनर्जी लेवल 1 है और ये एनर्जी लेवल 2 है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। बस ये उसने एक्सप्लेनेशन दी कि भाई एटम जो है एनर्जी लॉस क्यों नहीं करता, क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स है जब तक वो एक शेल में घूम रहा है। ठीक है, बट हम जैसे ही कोई एनर्जी देंगे, एक्सटर्नल सोर्स से हीट देंगे, तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर लेवल पर चला जाएगा। सो देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब जब तक यहाँ पे घूमेगा, जैसे सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी के आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, फर्स्ट स्टेप पे, तो उसकी एनर्जी फिक्स है, पोटेंशियल एनर्जी, जब तक आप खड़े हो आपकी एनर्जी सेम है। बट यहाँ से यहाँ चले गए तो हाइट बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब फिजिक्स, देखो फिजिक्स का कंसेप्ट लग रहा है समझाने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना, mgh, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये वही कंसेप्ट पे हम बता रहे हैं। ठीक है, कहता है बट इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू लो एनर्जी, ये E1 को हम लो एनर्जी कहते हैं, मतलब लेवल 1 से लेवल 2 जा सकता है, हाई एनर्जी स्टेट, व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब। मतलब हमने हीट दी और वो हीट इतनी हो कि इसको इस लेवल से यहां तक ले जाए। सो दैट इज कॉल्ड कि आप इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे एक्साइट कर सकते हो एनर्जी बढ़ा के। बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा और उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस एक फिक्स है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है। नोट कीजिए बेटा इसको। ओके, तो अब हमने ये भी कर लिया। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट। इसका ये थर्ड पॉइंट क्या बताता है, सो जस्ट सी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वही है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा, यहां से यहां, तो हम इसका एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा तो आप एनर्जी डिफरेंस निकालिए। तो एनर्जी डिफरेंस इज डेल्टा ई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ई का मतलब आपको पता चल गया एनर्जी, तो शेल को एनर्जी लेवल कहते हैं, तो डेल्टा ई हो गया चेंज इन एनर्जी। तो कहीं पे भी अगर डेल्टा लगा हो ना, कहीं पे भी डेल्टा ई लगा हो या डेल्टा एच लगा हो, तो जनरली फॉर्मूला हम यूज करते हैं E2 माइनस E1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा याद रख लेना, कहीं पे भी डेल्टा हो ना तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अगर यहाँ लिखा हो डेल्टा V मतलब वॉल्यूम मान लो, तो V2 माइनस V1 कि कहीं से कहाँ से वॉल्यूम कम हुआ है, सो कीप इन माइंड। या डेल्टा V जो चेंज इन वेलोसिटी भी हो सकता है। तो कहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहीं पे भी अगर डेल्टा टर्न लगा हो ना तो इसका मतलब होता है आपका चेंज, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जनरल फॉर्मूला है जिसको हम बताने के लिए इस तरह से समझा रहे हैं आपको। तो अब इस पॉइंट में वही बता रहा है जो पीछे बताया हमने कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा जब हम हीट देंगे, तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हमने ये फ्रीक्वेंसी को ये न्यू और एफ डी कह सकते हैं, तो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लिया, एंड दिस इज कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी। बस ये आप 9 लाइन नोट कर लो, ये तो यहाँ पे हमने लिख ही लिया था, बस यहाँ से फ्रीक्वेंसी अलग कर ली। तो वो हमने थर्ड पॉइंट बना दिया कि जो ये फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले को नाम दे दिया गया बोहर फ्रीक्वेंसी। और ये आपका वही है, एनर्जी डिफरेंस ही है। तो एनर्जी डिफरेंस है तो रेडिएशंस रिलीज होंगी, तो रेडिएशंस रिलीज होंगी तो आपका ये फॉर्मूला बन गया फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी से, कॉल्ड बोहर्स फ्रीक्वेंसी। तो बस आप ये लिख लेना, उसी में आप .3 करके लिख लीजिए बोहर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आगे, अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। अब यहाँ पे फिजिक्स लग रही है, अब जरा ध्यान से समझिए क्या बता रहा हूँ। हमने अपनी छोटी क्लासेस में मोमेंटम टर्म पढ़ा हुआ है, याद है ना मोमेंटम? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज मोमेंटम? आपने फिजिक्स में मोमेंटम पढ़ा हुआ है। मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल होता है P,
और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ना कहीं कहीं पे फिजिक्स लगती है, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं होता, बट हमें समझाने के लिए फिजिक्स लगाना पड़ता है। तो इसको समझिए, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो P इज इक्वल टू m इनटू v। तो जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो उसका मास भी होगा, कुछ वेलोसिटी भी होगी, मोमेंटम हो गया। तो फिजिक्स में एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, कि जब कोई चीज सर्कल में रोटेट कर रही हो तो उसका रेडियस भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो बस मोमेंटम के साथ रेडियस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म बन जाएगी एंगुलर मोमेंटम। तो ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। आप फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे सर्कुलर रोटेशन, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें आप वहां पे पढ़ेंगे और डिटेल में। तो हम यहाँ पे बस फिजिक्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं समझाने के लिए। क्या बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल में घूमता है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। इस मोमेंटम के साथ रेडियस इन्वॉल्व है, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। अब बोहर ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होता है, n इंटू एच बाय टू पाई। उसने अपना कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई कैलकुलेशन की। ये कैलकुलेशन आपके यहाँ का पार्ट नहीं है कि ये कैसे आया, तो बस आपने ये याद रख लेना है। उसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में घूमेगा, n इज योर शेल, तो ये उसने पाया कि जो एंगुलर मोमेंटम है इन एनी शेल इज इक्वल टू h बाय टू पाई, एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आ रहा है। शेल का नंबर इनटू कांस्टेंट वैल्यू। मान लो सेकंड में हो जाएगा तो 2h बाय 5, फर्स्ट शेल है तो 1 इंटू एच बाई टू पाई। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी एंगुलर मोमेंटम की, ये उसने बताया। इसको नोट कर लीजिए। अब चल अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। उसने क्या बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो। बोहर ने अपनी कुछ कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन के बेस पे उसने बताया कि हम रेडियस बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है न्यूक्लियस से, वो रेडियस बता सकते हैं। देखो समझो जरा ध्यान से। तो इनकी कोई डेरिवेशंस नहीं है हमारे सिलेबस में, हायर उसमें भी आपको जल्दी मिलेगी नहीं डेरिवेशन। जैसे ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मतलब डिस्टेंस। तो उसने कोई अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाया और फॉर्मूला बताया। तो फॉर्मूला जो उसने बताया वो था रेडियस ऑफ एनी शेल। जैसे फर्स्ट शेल पे है तो रेडियस कैसे निकाल सकते हो, सेकंड शेल पे है तो एन की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, है ना, अलग अलग आइटम के लिए। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। उसने बताया कि जो रेडियस है इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए नॉट इंटू जेड। तो जो ए नॉट था वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू थी, कितनी थी, 52.9। तो इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर दें तो हमारा रेडियस का फॉर्मूला बन जाता है रेडियस डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इन पर्टिकुलर शेल। कि मान लो ये शेल 1 है तो यहाँ पे शेल 1 के लिए आ जाएगा। तो 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर। तो अब कई बार ना पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बोलेंगे रेडियस निकालो इस शेल की भी, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस बताओ। तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, ये नहीं लगाना, ये लगाओ 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर। और ये कॉम्पिटिशन्स में ज्यादा आएगा, आपके स्कूल लेवल पे मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं देखे। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि बोहर ने रेडियस निकालने का भी फॉर्मूला दिया, जो भी उसने कैलकुलेशन की। और रेडियस का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर। एंड 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताइए बताइए एनीवन, कितने होते हैं। 1 पिकोमीटर, बोलो बच्चों, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। याद नहीं है ये, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। ये था हमारा बोहर मॉडल का डिटेल। अभी उसने एक और फॉर्मूला दिया है जिसमें हम एनर्जी निकालेंगे। चलते हैं। तो आप लोग ना, जैसे ये फॉर्मूले हैं ना, बहुत हो जाएंगे फॉर्मूले, पूरी बुक में बहुत फॉर्मूले हैं, तो रोज थोड़ा थोड़ा बेटे रिवाइज करते रहना, इसीलिए हम टेस्ट लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब उसने एक और पॉइंट बताया कि हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो एनर्जी लेवल 1 है, शेल 1 है, शेल 2 है, शेल 3 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन शेल 1 में है तो एनर्जी कैसे निकालोगे, शेल 2 में है तो एनर्जी कैसे निकालोगे, 3 में है तो एनर्जी कैसे निकालोगे, उसका भी इसने ये फॉर्मूला दिया हमें। तो क्या फॉर्मूला दिया, देखो। एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट, मतलब जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो E in a particular shell is equal to minus 2.18 into 10⁻18
जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल्स। ठीक है, जूल्स में ये है। अगर आप इसे किलो जूल पर मोल में कर दो, मतलब इसको मोल की वैल्यू से डिवाइड कर दो और किलो जूल बना दो, तो ये बनेगी -1312 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये आप ये वाला याद रख लो, दोनों याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, धीरे धीरे आप याद कर पाएंगे। ठीक है जी। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला दिया था बोहर ने अपने डेरिवेशन के हिसाब से, एक्चुअल में ये फॉर्मूला दिया था। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक, जेड को हमने जेड ही छोड़ दिया, एच की वैल्यू कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। तो ये सारी वैल्यू अगर हम डाल दें तो हमारे पास जूल पर एटम ये आता है, जूल्स में ये आएगा, किलो जूल पर मोल में ये आएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये भूल जाएगा। सारी वैल्यूज डाल के जो फॉर्मूला बनेगा ये याद करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो मैंने साइड में बता दिया कि एक्चुअल में उसने ये फॉर्मूला दिया, इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये चीजें बन जाती हैं। तो जूल पर एटम में ये था, तो आप इसको याद करो, इसको बाद में याद कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके एक डेरिवेशन भी आज करने वाले हैं, जैसे आपको रिडबर्ग इक्वेशन बताया था ना, तो रिडबर्ग इक्वेशन की डेरिवेशन भी करेंगे। तो अगर हमें एनर्जी निकालनी हो एक पर्टिकुलर शेल की, तो क्या फॉर्मूला आएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, या फिर आप जूल्स। नोट, एनर्जी ऑफ लोएस्ट स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, मतलब जिसकी एनर्जी कम हो उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, जब एनर्जी बढ़ जाए तो एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जैसे मैं अभी नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, तो नॉर्मल पढ़ाने को बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। मुझे गुस्सा आ गया, मान लो किसी बच्चे ने कोई शरारत कर दी, गुस्सा आ गया, तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, डांटने लगूंगा, उस एनर्जी को बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट तो आपको ऑलरेडी पता था पहले भी कि एनर्जी बढ़ जाना एक्साइटेड स्टेट, और एनर्जी जितनी है उतनी रहना, कम एनर्जी को कहते हैं लोएस्ट, अपना ग्राउंड स्टेट। एनर्जी जब कम हो ग्राउंड स्टेट, एनर्जी हीट दे के बढ़ा दो एक्साइटेड स्टेट। बस ये टर्म याद रखना कि जब व्हेन आई से ग्राउंड स्टेट मींस लो एनर्जी स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मींस लो एनर्जी स्टेट। चलिए इसे नोट कीजिए। अब बोहर मॉडल की जो ये कैलकुलेशंस थी, इन कैलकुलेशंस को हम यूज करके या इन फॉर्मूले को यूज करके, जो हमने पीछे रिडबर्ग इक्वेशन पढ़ा है ना, अब हम उसकी डेरिवेशन करके बता सकते हैं। देखो कैसे, तो आप कॉपी में हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ रिडबर्ग इक्वेशन। ठीक है जी, अब आप समझते जाइए, साथ साथ बेटा लिखते भी रहना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट, डेरिवेशन ऑफ रिडबर्ग इक्वेशन क्या है। सबसे पहला पॉइंट समझिए, सबसे पहला पॉइंट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वन लेवल टू अदर। ठीक है, मतलब एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। बोलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। बोलो कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे गया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सान्या आप अनम्यूट हो जाओ यस बेटा। सर। ठीक है, अब हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे शेल के हिसाब से। तो N1 N2 इस तरह से कर लेते हैं, लेवल 1 को N1 ले लेते हैं, लेवल 2 को N2 ले लेंगे, तो E2 का एनर्जी का फॉर्मूला ये बन जाएगा, E1 के एनर्जी का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो सेम फॉर्मूला लिखें, देखो फर्क क्या है, अगर मैं 2 लिख रहा हूँ तो 2 अटोमिक नंबर्स जो है वो सेम है, अगर हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो अटोमिक नंबर सेम, और जेड स्क्वायर ही छोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, इसके हिसाब से पुट कर लेते हैं। तो जब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे E2 माइनस E1, तो डेल्टा ई E2 माइनस E1 ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। बोलो सान्या, ये इसमें पुट करो E2 E1 में, देखो चेक करो यस सर। ऐसा आ जाएगा। अब इसमें से जो जो कॉमन निकालता है उसको बाहर कर लो, तो ये जो कॉमन था उसको मैंने बाहर कर लिया। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो ये कुछ मैच कर रहा है अब उससे, रिडबर्ग से मैच करने लग गया कुछ। यस देखो सर। अब ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, 2.18 ये कॉमन निकल गया ये। अब हम क्या करते हैं, हम डेल्टा ई को ओपन कर लेते हैं। तो जब हम डेल्टा ई को ओपन करेंगे तो एच न्यू आ जाएगा, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को एक तरफ कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के एच नीचे लगा देंगे, ये बन जाएगी इक्वेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सान्या, देखो क्या किया। नो सर। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, सी फिजिक्स कह रहा हूँ, हमने पीछे भी पढ़ा था, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हम पढ़ के आए थे ना पीछे, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो F इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, C बाय लैम्डा, ये आ जाएगा। F मतलब फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, F इज इक्वल टू न्यू होता है, ये फ्रीक्वेंसी है।
तो यहाँ मैंने पुट कर दिया और इस तरह से कर दिया, और इस सी को भी मैं नीचे ले आया, तो 1/λ आ गया। अब 1/λ को वेव नंबर कहते हैं ना, यही कहते हैं 1/λ को वेव नंबर। यस सर। तो ये इक्वेशन बन गई। मैं टाइम दूंगा बेटा नोट करने का, बस समझते जाओ डेरिवेशन कैसे हुई। अब सी की वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है, ये सारा पुट कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये बन जाता है। और ये वही चीज है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं बेटा इसको, किस नाम से जानते हैं बोलो? रिडबर्ग इक्वेशन। अब ये पर मीटर में आया है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो यूनिट्स कन्वर्ट हो जाएंगी बस। तो हमने बोहर मॉडल के फॉर्मूले को यूज करके एनर्जी का हमने निकाल लिया ये अपना क्या कहते हैं, रिडबर्ग इक्वेशन की फुल फ्लेज डेरिवेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है